तो चलिए आज ट्रेन वाली गणित की समस्याओं को ना रटने की बजाय लॉजिक से समझते हैं। हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं देखेंगे बल्कि ये जानेंगे कि वो फॉर्मूले बने कैसे और उनके पीछे का क्यों क्या है। ये बात तो हम सबने महसूस की है ना? ऐसा लगता है मानो कोई तूफान बगल से गुजर गया हो। आज की इस चर्चा में हम इसी अनुभव के पीछे की गणित को डिकोड करने वाले हैं। आज हम सफर कैसे करेंगे? सबसे पहले गति के बेसिक ट्रायंगल को समझेंगे, फिर 5/18 के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उसके बाद रुकी हुई चीजों को पार करने का हिसाब देखेंगे, फिर रिलेटिव स्पीड का नियम जानेंगे और दो ट्रेनों के मिलने वाले मुश्किल सवालों को भी हल करेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि लॉजिक ही असली ट्रिक क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। दूरी, चाल और समय के बीच का रिश्ता। यकीन मानिए, ट्रेन वाले सारे सवालों की नींव यहीं पर रखी है। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है ये विजुअल ट्रायंगल। सोचिए एक पिरामिड है जिसके टॉप पर है डी यानी डिस्टेंस और नीचे के दो हिस्सों में है एस यानी स्पीड और टी यानी टाइम। और देखिए ये काम कैसे करता है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो नीचे वाले दोनों यानी स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो और टाइम के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। मतलब एक ही ट्रायंगल में सारे फॉर्मूले। चलिए अब आते हैं उस नंबर पर जो सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है, 5/18। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने वाला वो शॉर्टकट। सवाल ये है कि ये 5/18 ही क्यों, 7/12 क्यों नहीं? क्या ये कोई मैजिक नंबर है जिसे बस रटना पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कोई जादू नहीं, सीधी साधी गणित है। देखिए, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो जब हम 1000 को 3600 से डिवाइड करते हैं और उसे छोटा करते जाते हैं तो आखिर में हमें मिलता है 5/18। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये तो बस एक सिंपल कन्वर्जन है। तो अब जब बेसिक नियम पता चल गए हैं तो चलिए इन्हें असली दुनिया की प्रॉब्लम्स पर लगाकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं जब कोई ट्रेन किसी रुकी हुई चीज को पार करती है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे या इंसान को पार करती है तो हम उस खंबे या इंसान की चौड़ाई को ना के बराबर यानी 0 मानते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ट्रेन को उसे पार करने के लिए सिर्फ अपनी खुद की लंबाई जितनी दूरी तय करनी होती है। जैसे ये उदाहरण देखिए, ट्रेन है 150 मीटर लंबी और स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला काम, स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। अब टाइम निकालने के लिए दूरी को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, यानी 150 को 15 से, और जवाब आ गया 10 सेकंड। लेकिन अगर ट्रेन किसी खंभे की जगह किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार कर रही हो तो कहानी थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो अच्छी खासी लंबाई होती है, उसे हम 0 नहीं मान सकते। तो इस केस में कुल दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जैसे यहाँ देखिए, ट्रेन 270 मीटर की है और प्लेटफॉर्म 180 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 270 प्लस 180 यानी 450 मीटर। स्पीड पहले से ही मीटर पर सेकंड में है 30, तो टाइम हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 30 यानी 15 सेकंड। अब तक तो चीजें रुकी हुई थीं। असली मजा तो तब आता है जब सब कुछ चल रहा हो। यहीं पर एंट्री होती है रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट की। इसके बस दो सिंपल से नियम हैं। अगर दो चीजें एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी स्पीड एक दूसरे से घट जाएगी यानी माइनस हो जाएगी, और अगर वो एक दूसरे की तरफ यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी, और इसीलिए सामने से आती हुई ट्रेन तूफान की तरह महसूस होती है। चलिए इसे एक सवाल से समझते हैं। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 40 की स्पीड से जा रही है और उसी दिशा में एक आदमी 4 की स्पीड से भाग रहा है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। 40 माइनस 4 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आया 10 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकालना है, तो ट्रेन की लंबाई 300 को इस रिलेटिव स्पीड 10 से डिवाइड कर देंगे। जवाब आ गया 30 सेकंड। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहां अब तक सीखे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ काम आएंगे। अब एक बहुत ही ट्रिकी सवाल, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को पार कर रही है तो क्या दूरी में दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ेगी?
जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल को ध्यान से देखिए। ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार नहीं कर रही, वो तो उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। और व्यक्ति तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई लंबाई नहीं। तो दूरी सिर्फ पार करने वाली ट्रेन की ही होगी। दूसरी ट्रेन कितनी भी लंबी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के सवालों को हल करने का एक बहुत सीधा तरीका है। स्टेप 1, पहले ये निकालो कि दूसरी ट्रेन के चलने से पहले पहली ट्रेन अकेले कितना चल चुकी है। स्टेप 2, उस दूरी को टोटल दूरी में से माइनस कर दो। स्टेप 3, अब जो बची हुई दूरी है उसे दोनों की रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दो। बस आ गया जवाब। और आखिर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखते हैं जो ये साबित करती हैं कि असली ट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं बल्कि आपका कॉमन सेंस और लॉजिक है। जब कोई ट्रेन बीच बीच में रुकती है तो पूछा जाता है कि वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकी। ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका लॉजिक बहुत आसान है। सोचिए, बिना रुके ट्रेन 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, पर रुकने की वजह से वो 75 किलोमीटर ही जा पाई, तो उसने कितनी दूरी का नुकसान किया? 15 किलोमीटर का। तो बस ये पता लगा लो कि इस 15 किलोमीटर को चलने में ट्रेन को अपनी असली स्पीड से कितना टाइम लगता, वही उसका रुकने का टाइम है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का सार क्या है? DST ट्रायंगल आपकी मास्टर चाबी है। 5/18 के पीछे का लॉजिक आपको रटने से बचाता है। रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में माइनस, ऑपोजिट में प्लस, और तय की गई दूरी हमेशा इस बात पर निर्भर करेगी कि ट्रेन पार किसे कर रही है, एक खंबे को, एक प्लेटफॉर्म को, या किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को। और जाने से पहले एक सवाल आपके सोचने के लिए। जरा सोचिए, अगर ये ट्रेन की पटरियां जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में चलते हुए एक बहुत बड़े जहाज पर बिछी हों, तो रिलेटिव स्पीड के नियम कैसे काम करेंगे? तब जहाज की स्पीड और ट्रेन की स्पीड का क्या होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।